गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैग स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 204 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़ है जो 1 मिनट बकवास है लेकिन उसको सुन लो। कल मैं 2 वीडियोस लाने वाला हूँ, एक रेनेगार्ड इमॉर्टल पर और दूसरा सराउंडिंग द हेवेंस पे। देखो मेरा भी मन नहीं है कि मैं किसी और के कंटेंट को चोरी करके खुद के चैनल्स पे अपलोड करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 चॉइसेस रख रहा हूँ। कल मैं 2 वीडियोज अपलोड करूँगा, सराउंडिंग द हेवेंस, रेनेगार्ड इमॉर्टल पे, और ये दोनों वीडियो सिर्फ कल्टिवेशन लेवल्स के बारे में होंगे। तो आप लोग का जिस पे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग ने मोरोसा को वो बॉडी दे दी होती है जिसके साथ मोरोसा उसको खाने के लिए निकल गया होता है, और हमें बताया जाता है कि मोरोसा ने उनको खाना शुरू कर दिया होता है, और साथ में लूफेंग ने, जिसने कि उसके 24 लाइफ फॉर्म्स के मटेरियल्स को कॉम्प्रीहेंड कर लिया होता है, उसके बारे में सब कुछ जान लिया होता है, जिसके कारण वो ये समझ पा रहा था, वो सेंस कर पा रहा था कि मोरोसा अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वो कितना उसके बॉडी को खा चुका है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोरोसा बहुत ही धीरे उसको खा रहा होता है, बहुत ही आराम से। अब देखो बैकग्राउंड नॉइज है क्योंकि दिवाली का टाइम है तो पटाखे जलेंगे, इसके बारे में कंप्लेन मत करना। अब लूफेंग उन सबको नोटिस कर रहा था और दिखाया जाता है कि लगभग उसने 100 दिन तक सिर्फ ब्लड्स को ही स्वेलो करना जारी रखा। मतलब अभी के फिलहाल मोरोसा ऐसा नहीं था कि सबको एक ही बार में निगल गया, पहले उसने ब्लड को 100 डेज लगाकर स्वेलो किया, फिर इसके बाद उसके मसल्स को डिवॉर करना शुरू किया, और ये बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जा रहा था। और लगभग 1000 दिन बीत चुके होते हैं, फिर बाद में जाकर वो सबके बोन्स को डिवॉर कर लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है मोरोसा अपने मुंह को खोलता है और बाकी के जितने भी बचे हुए पीसेज होते हैं उन सबको निगल जाता है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर जितने बड़े होते हैं। और दिखाया जाता है जैसे वो उसको स्वेलो करता है, मोरोसा अपने आप को ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। मतलब उसको खाने के बाद मोरोसा की जो ब्रेक थ्रू होती है वो प्रोसेस में आने लगती है, और दिखाया जाता है कि वो अपने ट्रू अपीयरेंस में आ चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है होली लाइट से ही, और यहाँ पे होली लाइट उसके पूरी बॉडी को कवर कर लिया होता है। अब ये देखकर लूफेंग की हार्ट भी ट्रेम्बल करने लगती है क्योंकि उसके अंदर से जो इनविंसिबल ऑरा निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पे लूफेंग सीक्रेटली कहता है कि मोरोसा ने तो अभी भी सिर्फ गॉड किंग के 2nd लेवल में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन अभी से ही उसकी जो बॉडी है वो नेचुरली इवॉल्व होना शुरू हो गई है। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि मोरोसा एक सेक्टर बीस्ट है, और जब भी ब्रेक थ्रू करता है तो वो अपने उस लेवल के पीक कंडीशन में आ जाता है, मतलब कि उसकी पावर उस लेवल के अनुसार से सबसे पीक टॉप नॉच पावर्स पे आ जाती है। और यहाँ पे अगर लूफेंग ऐसा करता तो उसको पहले उसको कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्रेट मेथड्स को समझना पड़ता, फिर जाकर वो इस लेवल तक आ पाता। लेकिन यहाँ पे लूफेंग ने, और यहाँ पे लूफेंग की बात करें तो लूफेंग को पहले 24 फेजल लाइफ फॉर्म, 22 फेजल लाइफ फॉर्म्स, इन सभी मटेरियल्स को, उन सबके एबिलिटीज को स्टडी करना पड़ता, तब वो जाके अपने फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करवाता। लेकिन वर्ल्ड बीट्स तो वो अपने बर्थ से ही परफेक्ट लाइफ फॉर्म होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो हर एक एस्पेक्ट्स में परफेक्ट होती है, वो अपने सीधे अल्टीमेट तक चले जाते हैं। फिजिकल मैटर, लॉ ऑफ फील्ड, मेथड ऑफ असैसिनेशंस, ये जितने सभी भी होते हैं। मान लो मोरोसा अपने मारने की एबिलिटी में ज़्यादा पावरफुल है तो वो अपने मारने की एबिलिटी में सबसे अल्टीमेट लेवल पे आ जाएगा। लूफेंग उसको देख रहा था और कहता है कि जब वो अपने इस डिवावर मतलब डाइजेशन को कंप्लीट कर लेगा तो मैं उससे कंपेयर करना चाहूँगा कि अभी के फिलहाल। अब लूफेंग ये सब नोटिस कर रहा होता है कि साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उसका जो डिस्पल है जिन्यू वो भी ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो अपने केओस रेलम में आ चुका है। अब डॉसेक जब से ये एस्टैब्लिश हुआ है इसमें कई सारे डिस्पर्स आए हुए थे, लूफेंग ने कई सारे डिस्पर्स को भी रिक्रूट किया होता है, और क्योंकि इसे लूफेंग ने एस्टैब्लिश किया होता है तो इसके कारण ये बहुत ही जल्दी फेमस हो चुका होता है, और इसमें बहुत ही सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके होते हैं। और बताया जाता है कि इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है जिसके पास अपनी टैलेंट्स होगी, और लूफेंग ने यहाँ पे इन सारे डिस्पर्स को अपने डायरेक्ट डिस्पर्स, नेम डिस्पर्स और 2 एल्डर्स के रूप में पॉइंट किया था। मतलब पूरे के पूरे डॉसेक्स में उसने अपने लिए एक डायरेक्ट डिस्पर्स को और बाकी जितने भी नेम डिस्पर्स होते उन सबको सिलेक्ट किया था, और साथ में 2 एल्डर्स होते हैं जो कि युआन और मोरोसा होता है। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और सीनियर ब्रदर यूजिन की तारीफें करने लगते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो भी ब्रेक थ्रू कर सके, और सडनली वहाँ पे मोयू किंग यान भी आ जाता है और वो उसको कहता है कि कैसे हो। अब यहाँ
यहाँ पे यूजिन कहता है कि बिग ब्रदर, और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मोयू किंगयान को वो सभी बिग ब्रदर या फिर एल्डेस्ट ब्रदर के नाम से जानते थे और उसका सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि हो ना हो कहीं पे उनकी पावर कहीं भी लैक कर रही हो, लेकिन फिर भी वो लू फेंग का फर्स्ट डिस्पल होता है, इसके कारण उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में वो एल्डर रोसा का भी तो डिस्पल होता है, जिसके कारण उसकी स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। मोयू किंगयान इस्तेमाल करते हुए अपने बाकी के जूनियर ब्रदर और सिस्टर से बात करने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वो इन सब में बहुत ही खो चुके होते हैं। वहाँ पे वो यूजिन की भी तारीफ करने लगते कि देखो तुम तो बहुत ही अच्छे हो, और सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे उन्हीं सब पावर्स लेवल के बारे में हमें बताया जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे आ जाता है, उसकी तारीफें करने लगता है। मोयू किंगयान उससे कहता है कि सेकंड जूनियर ब्रदर तुम तो ब्रेक थ्रू कर चुके, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। अब देखा जाए तो दोनों के टैलेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान रखा है कि ये कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जीयू भी कहता है कि सीनियर ब्रदर, तो मोयू किंगयान कहता है कि तुम्हारे इस ब्रेक थ्रू के कारण पूरा का पूरा डाओ सेक्ट बहुत ही ज़्यादा खुश है और तुम पहले सेक्ट डिस्पल बन चुके हो जिसने केओस रियल्म में कदम रखा है। अब यहाँ पे वो उसकी तारीफ कर रहा था, तो वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ पहला हूँ, लेकिन आगे चल के ऐसे और सारे बंदे आने वाले हैं जो कि ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। इसमें इतनी प्रशंसा होने की कोई बात नहीं है और मैं ये विश्वास है कि सीनियर ब्रदर आप भी अपने एक्यूमुलेशन से केओस रियल्म से जहाँ दूर नहीं, आप भी उसमें ब्रेक थ्रू जरूर कर लोगे। तो मोयू किंगयान हंसते हुए कहता है कि फिर भी इसमें बहुत ही लंबा समय लगने वाला है। अब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट सुन रहे हो कि तभी वहाँ पे एक इनविजिबल ऑरा सभी को घेर लेती है और वहाँ पे मोयू किंगयान, जिनयून और बाकी के 10 नेम डिस्पल सभी मेन हॉल की तरफ देखते हो। वहाँ पे कोई और नहीं, लुओ हे आया होता है, जो कि अपने सिल्वर रॉस में आया होता है, अपने मेन हॉल में आकर बैठ जाता है। मतलब कि वो लोग बाहर थे और लू फेंग ने अपनी ऑरा से उन्हें मेन हॉल में बुला लिया होता है। अब जैसे ही वो सभी उसको देखते हैं, मतलब लू फेंग को देखते, वो सभी झुक जाते हैं और कहते हैं मास्टर। और हमें यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे जितने भी डिस्पल्स मौजूद थे उन्होंने डॉहो सेक्ट्स को बहुत ही हार्डशिप से ज्वाइन किया होता है। तो सभी ये जानते थे कि आखिरकार इस इंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट जानते थे कि यहाँ पे कितने पावरफुल कंट्रीज मौजूद है, जैसे लॉर्ड ऑफ सी किंगडम, लॉर्ड ऑफ यू किंगडम, लुओ सिटी, जो कि ये सभी 3 पिलर्स में आते हैं और उन सबके पास एक अच्छा चांस है कि वो लुओ सिटी के लॉर्ड को डिस्पल्स बन सकते हैं। तो ये उनके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं था। अब लू फेंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है मोरोसा अभी प्रैक्टिस कर रहा है सेक्लूजन में, इसलिए वो आ नहीं पाया है। वो जिनयून की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने रियलम ऑफ केओस को इतने शॉर्ट टाइम में अचीव कर लिया, ये दर्शाता है कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आज से तुम डाहो सेट के एक एल्डर बन चुके हो। तो जिनयून भी रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है ठीक है। अब लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है और दिखाया जाता है उसी के साथ प्राइम ग्रेड केओस रियलम के वेपन्स और सीक्रेट ट्रेजर्स आ जाते हैं। साथ में एक सियान जेड बॉटल भी होता है जिसमें कि लिक्विड्स भरे हुए थे, जो कि ट्रेजर्स होते हैं कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट ट्रेजर्स, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ कॉस्मिक शार्ट्स और साथ में 10 ट्रेजर्स तुम्हारे प्रैक्टिस को असिस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। अभी देखकर जिनयून उन सबको ले लेता है और यहाँ पे और देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो वेपन्स और सीक्रेट ट्रेजर्स सच में टेरिफाइंग होते हैं और ये सभी इतने थे कि वो केओस रियल्म के टॉप लेवल्स के बंदों के पास भी नहीं होते हैं। इन सबको खरीदने जाओ तो 2 से 3 बिलियन कॉस्मिक शार्ट्स आराम से लग सकते हैं और ये सभी ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ट्रेजर्स में मिले होते हैं, जो कि बाहर की दुनिया में खरीद पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सबको खरीदने जाओ तो 10 ऑफ बिलियंस ऑफ कॉस्मिक शार्ट्स भी लग जाते सिर्फ कॉमन्स को खरीदने के लिए। यहाँ पे जिन्यू कहता है थैंक यू मास्टर, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसकी वजह से उसके कल्टीवेशन में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी के जितने भी डिस्पर्स होते हैं वो सभी जेलस होने लगते हैं और कहते हैं मास्टर आप तो सच में बहुत ज़्यादा जनरस है। अब लू फेंग इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे उसने भी केओस रियल्म में कई सारे कंट्रीज को ज्वाइन करके रखा था। यहाँ पे कोई और कंट्रीज में अगर कोई केओस रियल्म का बंदा पार्टिसिपेट करता है तो उसको एक केओस स्टेट मिलता है, और जो लू फेंग ने जितने भी ट्रेजर्स दिए थे उन केओस स्टेट से भी ज़्यादा का हो गया था। मतलब कि लू फेंग अपने डिस्पर्स के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं करता, उसे अच्छे से रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ऑफकोर्स ऐसा ही था, लू फेंग ने कंप्लीट गिफ्ट दिया होता है ताकि वो अपने डिस्पर्स को ग्रो करा सके। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इसी कारण जितने भी प्रैक्टिशनर होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बंदों की वर्शिप करने के लिए राजी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका वर्शिपर होगा, मतलब जो उसके टीचर होंगे, उतने ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्ग ट्रेजर्स मिलने के चांस होंगे। अब युवान भी इन सबको साइड बाय साइड देख रहा था और वो भी लू फेंग का बहुत बड़ा आभारी था, क्योंकि लू फेंग ने उसे बहुत सारे युवान मून क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट्स दिए थे, यहाँ तक कि कई सारे
ट्रेल्स को भी दिए होते हैं जो कि लू फेंग ने अपने से खोजे होते हैं ताकि वो भी केओस रियलम में आराम से प्रैक्टिस कर सके। और युआन के लिए लू फेंग ने पूरी तरह से कमिट हो गया था, मतलब उसको पूरी तरह से सप्लाई दिए जा रहा होता है क्योंकि वो ह्यूमन रेस का सेकंड पिलर होता है और बाकी के जिनियन और जितने भी डिस्पर्स होते हैं उन सबको लू फेंग नॉर्मली ट्रेड कर रहा होता है। अब इन दोनों के बीच में सप्लाई का फासला बहुत ही अलग था। युआन को लू फेंग ने बहुत मदद की थी, बहुत ज़्यादा उसको ब्रेक थ्रू, मतलब वो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, चम्मच से खिलाकर बड़ा करना, वैसा युआन के साथ हुआ था। लेकिन जिनयुन जो कि एक डिस्पर्स था उसके साथ ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है कि वो इस बात को फील कर पा रहा था कि जो युआन की टैलेंट है वो जिनयुन से ज़्यादा पावरफुल है। इसी कारण देखा जाए तो उसकी एस्ट्रोन अभी किंग ऑफ केओस रियलम की स्टेटस के बराबर हो गई है। अब ये कौन है वो तो मुझे भी नहीं पता। अब युआन ने जितने भी इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब किया होता है जो कि उसे एंशिएंट यानफंग किंगडम से मिले होते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी, उसकी इल्यूजनरी क्लोन, उसके जितने भी चीज़ होते हैं वो सभी बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका होता है। उसकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है। अब लू फेंग युआन की तरफ देख कर कहता है कि अभी के फिलहाल इसमें भी कठिनाई आने वाली, मतलब युआन भी थोड़ी कठिनाइयों को फेस कर रहा जैसा कि लू फेंग करता था। लेकिन यहाँ पे हमें सीन चेंज कर स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोरोसा उन सबको डिवोर कर रहा था और उसको एब्जॉर्ब करने में हाफ सेंचुरी का टाइम लग जाता है और फाइनली वहाँ पे वो अपने प्रैक्टिस को स्टॉप करता है। अब लू फेंग देखता है और कहता है मोरोसा आखिर तुम्हें महसूस कैसे हो रहा है। मोरोसा अपने रियल सेल्फ में आ चुका था, उसकी पूरी बॉडी स्नो वाइट स्केल से घिरी हुई होती है और दिखाया जाता है कि उसके हेड पे क्राउन का शेप बना हुआ था, मतलब वो बॉर्न नहीं हुआ था, किंग बनने के लिए ही। मोरोसा खड़ा होता है और अपने पूरे बाहों को फैलाता है। वो कहते हैं ना कि इतने दिन से प्रैक्टिस करने के बाद शरीर अकड़ जाता है, वो ऐसा ही करता है और दिखाया जाता है कि उसके अंदर से बहुत ही इनविंसिबल टेरिफाइंग पावर निकल रही होती है। मोरोसा लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। ये सुनकर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसी बातें, लगता है कि तुम फिर से मार खाना चाहते हो। तो मोरोसा कहता है मास्टर चलो आ भी जाओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे हरा पाओगे। यहाँ पे मोरोसा खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस कर पा रहा था। उसकी जो इवोल्यूशन हुई थी उसकी सोल भी पावरफुल हो चुकी थी और साथ में उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑरिजिन, उसकी माइंड, उसकी हर एक चीज़ ग्रो कर चुकी होती है। वो अभी सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग तक आ चुका था और वो अल्टीमेट बॉटल नेक के पास आया हुआ था, मतलब उसको खाने को फिर से मिले तो वो अल्टीमेट रियलम तक जा सकता है। यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में मोरोसा फियरलेस होता है, मतलब क्या था कि आ जाओ बेटे मैं तुम्हें देख लूँगा, मतलब उसको अभी कोई डर ही नहीं लग रहा था। लू फेंग कहता कि ऐसी बात है तो चलो आ जाओ भीड़ लो। यहाँ पे लू फेंग अपने क्लोन को बनाता है, मतलब अभी लू फेंग अपने फुल पावर से तो अटैक नहीं करने वाला था और साथ में एक सिंगल लॉग लू फेंग आ जाता है जो कि सीधे जाके मोरोसा पे अटैक करता है। मोरोसा खड़ा था और दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके चारों तरफ होली लाइट शाइन कर रही थी और जैसे ही सिल्वर शॉट जो कि लू फेंग ने उस पर अटैक किया था वो जाते ही स्लोअर हो जाती है, मतलब लू फेंग ने जिस अटैक को किया होता है वो मोरोसा के पास भी नहीं पहुंच पाती और वो अटैक खत्म हो जाती है। लू फेंग का जो क्लोन होता है जो कि उसने भेजा होता है वो खत्म हो जाती है, वो कुछ फीट्स की दूरी पे ही ऐसा होता है और मोरोसा स्माइल करते हुए कहता मास्टर आपका ये क्लोन, आपका ये अवतार मुझे टच भी नहीं कर सकता। आप देखो वो जो होता है वो क्लोन नहीं बल्कि एक सिंपल सा अवतार होता है जिसको कि मोरोसा ने ऐसे ही खत्म कर दिया होता, मतलब कि कुछ भाव ही नहीं दिया होता है लू फेंग के अवतार को। और वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं किसी ऐसा गॉड किंग के सेकंड लेवल पे हूँ जिसके अंदर फ्लॉज हैं जैसा कि लॉर्ड ऑफ वुड किंगडम? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हर एक एस्पेक्ट्स को शॉर्ट कम कर लिया हूँ, मैं पावरफुल हो चुका हूँ। अब यहाँ पे मोरोसा आगे कहता है कि डोमेन, एनर्जी, फिजिकल बॉडी, क्लोज कॉम्बैट, मेरी क्लोन, ये कोई भी चीज़ मेरे रियलम को ब्रेक नहीं कर सकती। तो लू फेंग कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है, तो चलो इसको ट्राई करते। और दिखाया जाता है कि फिर से वहाँ पे एक मैजेस्टिक सिल्वर लू फेंग आ जाता है जो कि अभी लू फेंग से ही जितना पावरफुल होता है और उसके हाथ में भी ह्यूज ब्लड शैडो नाइफ होता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरोसा भी कहता है हाँ मास्टर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वो कहता है चलिए आ जाइए, मैं आपको सिर्फ 3 मूव्स देने वाला हूँ, आपको 3 मूव्स पहले चलने के लिए दे रहा हूँ। और मोरोसा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो लू फेंग से हारेगा ही नहीं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मोरोसा ने जब ब्रेक थ्रू किया होता है तो उस वक्त उसने सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग के कई सारे सीक्रेट मेथड्स को भी जान लिया होता है। वो जानता था कि आखिर कौन से
ट्रिक्स को यूज किया जा सकता है ताकि वो अपने मास्टर को हरा सके। अब लू फेंग कहता है कि चलो देखते हैं, तुमने मुझे 3 मूव्स दिया है। अब लू फेंग ने अपने जो क्लोन बनाई होती है उसमें 1/3 ऑफ वर्ल्ड लाइफ एनर्जी मौजूद होती है, मतलब जो क्लोन्स होती है उसमें 1/3 पावर लू फेंग की भरी हुई होती है। अब इसको कंट्रोल करने में लू फेंग की जो माइंड पे और स्पीड पे जो बर्डन आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, लेकिन फिर भी लू फेंग इसको कंट्रोल कर सकता है। और साथ में लू फेंग अपने ब्लड शैडो स्वॉर्ड सील को अनलॉक करता है, उसके साथ ही वो उस पर अटैक करता है। ये जो अटैक होता है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि लू फेंग ने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया होता है स्टार टावर के अंदर। अब मोरोसा को लग रहा था कि वो उसको हरा देगा और दिखाया जाता है लू फेंग अपने अटैक को करता है। लू फेंग अपने स्वॉर्ड्स को लेकर उसके तरफ आगे बढ़ता है और एक्सट्रीमली डैजलिंग स्वॉर्ड मोरोसा की तरफ आने लगती है और लू फेंग ने अपनी सारी पावर्स को उसमें लगा दिया होता है और दिखाया जाता है कि तभी एक ह्यूज लाइफ फॉर्म्स अपने वर्ल्ड को क्रिएट करता है। सडनली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब ये जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है, मतलब ऐसा कि किसी स्टार को क्रॉस कर दिया हो। और यहाँ पे मोरोसा को दिखाया जाता है जो कि अपने तरफ आते हुए उस पावर को महसूस करता है और समझ जाता है कि ये पावर कोई मामूली सी पावर नहीं है और मोरोसा ऑलरेडी ट्रिक हो चुका है। वो फर्स्ट जो अटैक होता है वो सीधे आके मोरोसा के इनविंसिबल बॉडी को पेनिट्रेट करने लगता है, उसको इरोड करने लगता है और यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि वो उससे टकरा चुका है और सामने जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है जिसको कि वो अवॉइड नहीं कर सकता था। और दिखाया जाता कि मोरोसा की बॉडी चकनाचूर हो जाती है, मोरोसा की बॉडी में कट लगने लगती है, स्ट्रेंजल होने क्रश होने लगते हैं और खत्म, मतलब तबाह हो जाती हैं। लू फेंग के एक ही अटैक से मोरोसा का पूरा बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और जितने भी अटैक्स थे वो लू फेंग के सारे जाके उसमें लगे होते हैं। अब दिखाया जाता है मोरोसा को जो कहता है मास्टर तो सच में मास्टर है, आपके फर्स्ट लेवल के गॉड किंग के पावर में ही इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुझे बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मोरोसा पीसेस में तब्दील हो चुका होता है और अपनी 90% बॉडीज को खो चुका होता है, लेकिन फिर से वो अपने इनविंसिबल एनर्जी को गैदर करता है और अपने फिर से बॉडी को रिक्रिएट करता है। क्या था मास्टर, लेकिन मैं एक वर्ल्ड बेस्ट हूँ, मैं इतनी आसानी से हारने वाला तो नहीं हूँ। तो लू फेंग कहता है कि तो क्या तुम मुझे अपने डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन एवेन्यू टेक्निक से मारना चाहते हो। अब ये वही टेक्निक होता है जिससे कि मोरोसा किसी के भी सोल को इरोड कर सकता है, उसको कंप्लीटली खत्म कर सकता है। और दिखाया जाता है ब्लिंक ऑफ आई में मोरोसा का जितना भी बॉडी डिस्ट्रॉय होता है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, फिर से उसकी बॉडी साइन करने लगती है और इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता। और मोरोसा कहता है लू फेंग से तरफ देखकर कि मास्टर अभी 2 मूव्स और बाकी है, तो चलिए आ जाइए देखते हूँ कि आपकी पावर क्या है। जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि कौन सा सीरीज होता है। तब तक के लिए बाय।